नमस्कार, आप सुन रहे रेडियो हिंदुस्तान और मैं हूं आपके साथ पारिजात। कहानी रेडियो कहानी में आज हम पेश करेंगे ऐतिहासिक रचनाकार, भारत के सबसे बड़े अद्भुत लेखकों में, साहित्यिक रचनाकारों में एक है आचार्य चतुरसेन, जिन्हें मैं सर्वोत्तम और सर्वोच्च मानता हूं। ऐतिहासिक कथाकार हैं, कथा लेखन के सर्वाधिक प्रसिद्ध स्तंभ के रूप में जाने जाते हैं। उन्होंने एक उपन्यास लिखा है, गोली। इस उपन्यास में राजस्थान के रजवाड़ों और उनके रंगमहलों के भीतर जिंदगी का बड़ा मार्मिक, रोचक और मनोरंजक चित्रण उन्होंने पेश किया है। उसी परिवेश की एक बदनसीब गोली की करुण कथा, जो जीवन भर राजा की वासना का शिकार बनती रही और उसका पति उसे छूने का साहस भी न कर सका। गोली के ऊपर हम पूरी एक कहानी आपको पेश करेंगे, यहाँ सुनाएंगे। अलग अलग पार्ट्स में क्रमशः आप उन्हें सुन पाएंगे। लेकिन उससे पहले इस महान रचनाकार ने गोली लिखने से पहले क्या कहा, कि जानना इसलिए ज़रूरी है कि आपको एक लेखक के भीतर की वेदना, उसकी ज़िंदगी में उसकी असहायता, उसकी दरिद्रता और इसकी ज़िंदगी की चुनौतियां नज़र आएंगी। आप हैरान हो जाएंगे कि ऐसे भी हमारे देश में महान लेखक हुआ करते थे जो ऐसी ज़िंदगी जिया करते थे। हम सुनाएंगे, उन्हीं के शब्दों में पेश करेंगे जो उन्होंने कहा। आचार्य चतुरसेन ने, उन्होंने क्या नाम दिया इसका। जब हम भूमिका लिखते हैं किसी भी उपन्यास या ग्रंथ की, तो उसमें हम अमूमन कहानी से जुड़ी हुई बात बताते हैं, लेकिन जिंदगी से जुड़ी हुई बात बताई यहाँ पर आचार्य चतुरसेन ने। और उनकी इस बात का उन्होंने शीर्षक दिया, टूटे हुए सिंहासन चीत्कार कर उठे। आप इन शब्दों की वेदना को समझेंगे जब आगे सुनेंगे। इस वर्ष मैंने 65वां वर्ष समाप्त कर 66वें वर्ष में पदार्पण किया। यह पदार्पण शुभ है या अशुभ, ये बात अदृष्ट और भविष्य पर निर्भर है। स्वास्थ्य मेरा निरंतर गिरता जा रहा है और इस समय तो मैं अस्वस्थ हूँ। पिछली जून के महीने में मसूरी गया था, वहाँ से घुटनों का दर्द अपने साथ ले आया। इसी सप्ताह एक्सरे कराया तो पता चला कि जोड़ बढ़ गए हैं, मूल ग्रंथियों में भी विकार उत्पन्न हो गया है। इन कारणों से चलने फिरने से लाचार और कमज़ोर भी हो गया हूँ। मानसिक व्याधि शरीर व्याधि से भी ऊपर है, फिर भी मैं चलता फिरता हूँ, काम भी करता हूँ। शरीर व्याधि की अपेक्षा मानसिक व्याधि पर मैंने अधिक सफलता प्राप्त की है। गत वर्ष इसी अवसर पर मैंने कहा था, मेरे आनंद में सबका हिस्सा है, केवल मेरा दर्द मेरे लिए है। आज भी अपने इस वचन को मैं दोहराता हूँ, मेरे आनंद में सबका हिस्सा है, केवल मेरा दर्द मेरे लिए है। दर्द का प्यार में विसर्जन, ये एक नई अनुभूति है जो मैंने प्राप्त की है। मेरी इसी नई अनुभूति ने मुझसे नया उपन्यास गोली लिखवाया है। इसकी नायिका चंपा का मैंने दर्द का प्यार में विसर्जन की मनोभूमि में श्रृंगार किया है। इस श्रृंगार का देवता है किसुन। मैं जानता हूँ मेरी इस चंपा की और उसके श्रृंगार के देवता किसुन को आप कभी भूलेंगे नहीं। चंपा के दर्द की एक एक टीस आप एक बहुमूल्य रत्न की भांति अपने हृदय में संजो कर रखेंगे। किसुन के दर्द की परवाह करने की आपको आवश्यकता नहीं है, क्योंकि देवताओं को दर्द व्यापता नहीं है। एक बात और है, अपनी शारीरिक और मानसिक दोनों ही व्याधियों को मैंने अपने परिश्रम से थका डाला है। आप कदाचित विश्वास ना करें कि यह अस्वस्थ और भग्न पुरुष जीवन के समूचे भार को ढोता हुआ आज भी निरंतर 12 से 18 घंटे तक अपनी मेज पर झुका बैठा रहता है। बहुधा उसका खाना पीना
और कभी कभी सोना भी वही संपन्न हो जाता है। अपने मन को हल्का करने की मैंने अद्भुत विधि खोज निकाली है। अपने आनंद और हास्य को तो मैं अपने मित्रों में बिखेरता रहता हूँ और दर्द को अपने पात्रों में बांट देता हूँ। अपने पास में कुछ भी नहीं रखता। इसके अतिरिक्त मुझे एक अकल्पित अतर्कित दौलत तभी मिल गई। मुन्नी 65 वर्ष की आयु में विधाता ने मुझे अचानक ही एक पुत्री का पिता बना करके मेरे साथ कैसा मस्खरापन किया है। मुन्नी मुझे अब एक नया पाठ पढ़ा रही है, निर्द्वंद हंसते रहने का। अब तक मेरी जीवन संगिनी अकेली मेरी कलम थी, जो आधी शताब्दी से अखंड चल रही है। अब 2 जीवन संगिनी आ गई है मेरे जीवन में। दूसरी है हमारी मुन्नी और पहली है मेरी कलम। दोनों की 2 राहें हैं। कलम रुलाती है तो मुन्नी हंसाती है। आनंद कहाँ अधिक पाता हूँ सो नहीं जानता। आप मुझे मूढ़ कह सकते हैं, सो मूढ़ तो मैं हूँ ही। जीवन से मोह मुझे सदा ही रहा है, आज भी है। मुन्नी ने इसमें और इजाफा किया है, पर शरीर धर्म तो अपनी राह चलेगा ही। मैं इन बातों पर ध्यान नहीं देता, पर इस जन्मदिन ने मेरा ध्यान इधर खींच लिया। सो शरीर अपनी राह पर जाए, मुझे चिंता नहीं है। मैं तो अपना काम ईमानदारी से कर रहा हूँ, जब तक संभव होगा करता रहूँगा। इस वर्ष परिश्रम मैंने बहुत बहुत किया, पर नाम लेने योग्य ग्रंथ तो एक ही दिया, गोली। परंतु इसके अतिरिक्त भी इस जन्मदिवस के क्षण में अपने चिर साध्य भारतीय संस्कृति के इतिहास की पांडुलिपि की समाप्ति पर भी हस्ताक्षर किए। जब से गोली का साप्ताहिक हिंदुस्तान में धारावाहिक रूप से प्रकाशन प्रारंभ हुआ, मेरे पास इसके संबंध में पत्रों का तांता बंध गया। यह सिलसिला अभी टूटा नहीं है। इनमें जो प्रशंसात्मक थे उन्हें पढ़कर मैं खुश हुआ और चूम कर चुपचाप रख लिया, जवाब नहीं दिया। परंतु जिनमें शंकाएं होती थी, आलोचना होती थी या कुछ पूछा जाता था, उनका जवाब तो देना ही पड़ता था। फिर भी कुछ पत्र ऐसे आए हैं जिनका जवाब चुपचाप देना मैं उचित नहीं समझता। उन्हें मैं जवाब ऊंची आवाज में देना चाहता हूं, ताकि और बहरे कान भी उसे साफ साफ सुन लें। कुछ पत्र मेरे पास इस अभिप्राय के आए हैं जिनमें पूछा गया है कि इस उपन्यास को आपने क्यों लिखा। कहीं आप राजा महाराजाओं की पेंशन तो बंद कराना नहीं चाहते, या इन गोली गुलाम दरोगाओं की भी पेंशन का हकदार इन लोगों को भी बनाना चाहते हैं। कुछ पत्र इनमें भी 2 कदम आगे चलकर थे। उनका कहना था, कदाचित आप ऐसे साहित्य लिखकर अपना मुंह बंद करने के एवज में राजा महाराजाओं से ₹1,50,000 रुपया घूस में ऐंठना चाहते हैं। अफसोस है कि मेरा इस प्रकार का कोई उद्देश्य नहीं है। मैंने तो राजस्थान के 60,000 निरीह नर नारियों की एक इकाई के रूप में चंपा और किसुन को आपके सामने उपस्थित किया है। चंपा एक ऐसी नारी है जिसकी समता की स्त्री आप संसार के पर्दे पर ढूंढ नहीं पाएंगे, जिसका व्यक्तित्व तो निराला है, जीवन निराला है, आदर्श भी निराले है, धर्म भी निराला है, सुख दुख और संसार भी निराला है, जिसकी आप कल्पना भी नहीं कर सकते। उसका और जिन 60,000 नर नारियों का वो प्रतिनिधित्व करती है, यह अद्भुत अतार्किक जीवन राजस्थान के राजाओं रईसों ने दिया है। दुनिया में भारत राजाओं के बड़े बड़े ऐश्वर्य के किस्से सुनते रहते हैं लोग, पर इन 60,000 नर नारियों की दर्दनाक चीत्कार तो मैं ही विश्व के कानों में पहुंचा रहा हूं, जिससे आप अनजाने थे। सभ्य संसार अनजाना था और चंपा का मुंह ना खुलता तो अनजाना ही रहता। ये सच अनजाना ही रह जाता और मैं इस पर लिख नहीं पाता। ये मत समझिए कि चंपा कोई कल्पना की मूर्ति है। वो एक सजीव स्त्री है जिसकी वाणी में 60,000 नर नारी बोल रहे हैं, जिनका मुंह शताब्दियों से सिला हुआ था, जिनके मुख पर नहीं आत्मा पर भी गुलामी के ताले पड़े हुए थे। आज उनका मुंह खुला है तो राजा महाराजाओं के टूटे हुए सिंहासन भी चीत्कार कर उठे हैं। क्यों ना करेंगे भला?
उन जुड़े हुए जवाहरात के नीचे से सड़ी दुर्गंध जो उठ खड़ी हुई है। उनके मुंह इतिहास के पृष्ठों में सदा के लिए काले जो हो रहे हैं। संभव है इन ऐसे पत्रों के लेखक कोई भूतपूर्व राजा ही हो, या राजकुमार, या जागीरदार, या माफीदार, और इस तरह के पुरुष हो जिनकी गुजर बसर राजाओं की भांति उनकी छत्र छाया में बिना परिश्रम किए होती हो, और जब उन्हें पसीना बहाने की नौबत आई है तब उनका घबराना स्वाभाविक है। मेरा उन्हें जवाब है कि यद्यपि इस उपन्यास की रचना का तो ये उद्देश्य नहीं जैसा भय उन्होंने प्रकट किया है, पर मैं बिना शक ये बात कहना चाहता हूं कि मैं चाहता जरूर हूं कि अविलंब इन भूतपूर्व राजा महाराजाओं की पेंशन जब्त कर दी जाए और यह रकम इन सताई हुई 60,000 पवित्र आत्माओं में बांट दी जाए। पर अफसोस यह है कि मैं भारत का प्रधानमंत्री नहीं हूं, निरीह साहित्यकार हूं। केवल एक आवाज दुनिया के मनुष्यों तक पहुंचाने की शक्ति रखता हूं। सरकार हमारी अहिंसक है, समन्वयवादी है। पंचमेल मिठाई उसकी दुकान है। लाल रंग से वो भड़कती है, तिरंगा झंडा फहराती है और तिरंगी चाल चलती है। उसके राज्य में भला राजाओं का क्या डर है? डर होगा तो उनको होगा जो निरीह है। मैं भी तो निरीह हूँ क्योंकि मैं साहित्यकार हूँ। मैं तो ज़रूर ये चाहता हूँ कि जैसा मैं मेहनत कश हूँ वैसे ही ये राजा लोग भी बने। मुझे यदि एक बार प्रधानमंत्री बना दिया जाए तो पहली कलम इन सब राजाओं को भाखड़ा बांध पर एक एक टोकरी और एक एक कुदाल देकर मैं भेज दूंगा। इससे उनका अपच भी दूर होगा और मरने से प्रथम कुछ दिन वे ईमानदारी से अपनी कमाई के टुकड़े खा सकेंगे। क्या आपने सुना नहीं? लाल क्रांति के दूत लेनिन ने जार और उसके बाल बच्चों को एक कलम गोली से उड़ा दिया था। आज जब रूस के प्रतापी जार के खानदान वाले इंग्लैंड और अमेरिका के होटलों में प्लेटें धोते हैं, रूस की शहजादियां दर्जी खाने में बैठकर मशीनें चला रही हैं या धोबी का धंधा कर रही हैं, तब क्या कारण है कि इन राजाओं को मुफ्त का माल मलिदा खाने की भारी भारी पेंशनें अभी तक दी जा रही है? मैं पूछता हूं कि किस पुण्य कर्म के बदले में? क्या आपकी आंखों ने देखा नहीं कि प्रतापी जर्मन सम्राट कैसर को भी हॉलैंड में जाकर पेट के लिए अपना आराम मशीन को चलाना पड़ा पेट पालने के लिए? पर इन राजाओं के तो रंग ही निराले हैं। रस्सी जल गई और ऐंठन अभी भी कायम है। सिंहासन टूट चुके हैं मगर राजा महाराजा तो अभी भी मौज मजाक करते हैं। बीच में रुककर मैं ये बताना चाहूंगा कि ये बात है 1965-66 की, जिस समय आचार्य चतुर सेन ने गोली नॉवेल लिखा था और देश में कांग्रेसी राज था। चलिए अब ज्यादा राजनीति में नहीं जाएंगे, हम इनकी बात को आगे बढ़ाएंगे। रस्सी जल गई और ऐंठ भी अभी कायम है। सिंहासन टूट चुके हैं मगर राजा महाराजा तो अभी भी मौज करते रहते हैं। अभी भी उनकी करोड़ों रुपयों की संपत्ति विदेशी बैंकों में जमा है, जबकि पेंशनें भी उनको मिलती हैं। मैं एक ऐसे राजा को भी जानता हूं कि जिसके आज भी 14 ट्रक ठोस सोने और जवाहरात से भरे तहखाने में न जाने कहां की तैयारी के प्रयास में वो ट्रक लदे हुए खड़े हैं, जबकि उनका स्वामी सुबह का चिराग हो रहा है। यानी कि अब बुझे तब बुझे। आप जानते हैं कि चूनागढ़ के नवाब के पास पाकिस्तान जाने से पहले 3000 कुत्ते थे। उन्होंने 3000 कुत्ते पाल रखे थे जिनमें 1300 विवाहित थे। पिछली बार निजाम हैदराबाद विलय के बाद जब राज प्रमुखों की मीटिंग में शरीक होने दिल्ली आए थे तब पहले से ही उन्होंने 55 तावेदार दिल्ली रवाना कर दिए थे ताकि वे निजाम पैलेस के 100 कमरों का उनके रहने योग्य आरास्ता कर दें। उनके साथ उनकी 70 बीबियां थी। उनमें से 15-16 शहजादियां भी आई थी। 10 और 56 डॉक्टर नर्रा हजाम और अगलम बगलम भी सब साथ में थे। बड़ा जबरदस्त कुनबा था। गए दिनों बड़ौदा के राजा के एक घोड़े ने कोई 4 लाख रुपए में अपने को खरीदवाया था। वाह, 4 लाख रुपए में बड़ौदा के राजा ने एक घोड़ा खरीदा था। उस जमाने में 4 लाख की आप कीमत आंकिए। एक बार एक महाराजा ने खामखा फ्रंटियर मेल को एक स्टेशन पर सहज सिर्फ अखबार पढ़ने के लिए 37 मिनट तक
रुकवा दिया था और उसके लिए उन्होंने अपनी जेब से 37,000 रुपए खर्च भी कर डाले थे, क्योंकि आपके शरीर में लहू तो है ही नहीं, पानी है। लहू होता तो आज क्या राजा लोग आपके लोक राज्य में मुफ्त की पेंशन खाते? क्योंकि जब कि आज आपकी फूल सी बहू बेटियां तक पेट के लिए मेहनत के मैदान में उतर चुकी है, तो ये शर्मसार पत्र लेखक जो पोतड़ों के रईस मालूम होते हैं, एक साहित्यकार को ऐसा खत लिखने का साहस करते हैं। मैं लानत भेजता हूं पेंशन लेने और देने पर, परंतु मैं साहित्य का सृजन तुच्छ भावनाओं से नहीं करता। मैंने तो आपको ये दिखाया है कि मानव कहाँ आहत हुआ है, एक बार उसकी ओर देख तो लीजिए। कुछ ऐसे भी पत्र आए मेरे पास जिनके लेखक उनके अभी अभी अब्बा जान मालूम होते हैं। अच्छा जी, कुछ ऐसे भी पत्र हैं जिनमें लेखक उनके अभी अब्बा जान मालूम होते हैं। उन्हें शक ही नहीं, करीब करीब निश्चय है कि वो उपन्यास लिखकर मैं डरा धमका कर राजाओं से 1,50,000 रुपए ऐंठना चाहता हूँ। जी हाँ, लाख की बात तो नहीं करता, पर 50-50 हजार की ढेरी पर तो मुझे लात मारने के अवसर मिले हैं। मैं 40 साल चिकित्सक रहा हूँ। भारत का कोई भी नामांकित राजा रहा होगा जिसकी सेवा करने की प्रतिष्ठा मुझे नहीं मिली हो। गया चिकित्सक के नाते, पर इज्जत क्वेश्चन मार्क, पर इज्जत, आबरू और सौतिया डाह ने मुझे ऐसे ऐसे मामलों का माध्यम बना दिया है कि उन बातों की तो मैं अभी जबान पर लाना भी नहीं चाहूंगा। संभव ही नहीं कि आप उन बातों पर विचार कर सके, विश्वास कैसे कर सकते? आप ठहरे मेहनत मजदूरी करने वाले, बाल बच्चों वाले, सदगृहस्थ, 100 से 200 रुपए की आमदनी में जिंदगी गुजारने वाले साधारण लोग, आप कैसे उन लोगों के जीवन की विचित्रता की कल्पना कर सकते हैं जो प्रति मास 50-50 लाख खर्च कर दिया करते हैं? यह भयानक खर्च कहाँ होते थे, किस मद में खर्च होते थे? आज राजस्थान के रंगीन महलों की सूनी दीवारें उस जमा खर्च की साफ साफ गवाह है। कुछ आंखें अनहोनी घटनाएं देखने वाली तो आज भी जिंदा है। अक्सर हुआ, अगर अवसर मिला मुझे तो किसी दिन ये पुराना पानदान भी खोल डालूंगा। अस्वस्थ होने पर भी आज मैं अपनी 65 वर्ष की अवस्था में 15-16 घंटे कड़ी मेहनत मशक्कत करता हूँ। किसी रोज आधी रात को चुपके से आकर देख जाइए, फिर भी अच्छा और पुष्टिकर भोजन नहीं पा सकता मैं। परिवार को ठीक ठीक भोजन वस्त्र भी नहीं जुटा पाता मैं। बच्चों की स्कूल की फीस भी ठीक समय पर नहीं दे पाता। अभी अभी अपनी 66वीं वर्षगांठ के दिन मैंने अपने मित्रों को टूटे प्यालों में चाय पिलाई है, परंतु इससे क्या? आज भी आप आइए 1,00,000-2 लाख की थैली लेकर और देखिए, मेरी लात में वही दम है जो 40 साल पहले थी। मैं इच्छा दरिद्र साहित्यकार हूँ, अपने में मस्त साहित्य रचना करता हूँ, अपने लिए, अपनी आत्मतुष्टि के लिए। उसमें ना प्रचार भावना है ना द्वेष भावना, केवल मनुष्य को प्यार करने और उसे सुखी और भयहीन देखने की मेरी कामना तो बनी रहती है। यही कामना मेरे साहित्य की प्रेरक शक्ति है। इसी के बल पर मैंने चंपा जैसी स्त्री को आपके सम्मुख खड़ा किया है, ऐसी जैसी आज तक सारी दुनिया में कोई साहित्यकार पेश नहीं कर पाया होगा। आप खुशी से मेरी मगरूरी का तिरस्कार कर सकते हैं, मैं आपको इसकी अनुमति देता हूं। आचार्य चतुर्सेन। फिर मिलूंगा मैं आपसे आचार्य चतुर्सेन की उस कहानी को शुरू कर अलग अलग भाग में आपके सामने प्रस्तुत करूंगा रेडियो हिंदुस्तान पर, जिस कहानी का नाम है गोली, जिसके बारे में आचार्य चतुर्सेन ने अभी बताया, जिसमें उन्होंने अपनी जिंदगी को भी खोल कर आपके सामने रख दिया। करते रहिए काम, सुनते रहिए रेडियो हिंदुस्तान और बोलते रहिए जय श्री राम। पानी बचाइए, सबको सिखाइए, बताइए, सबको सिखाइए, क्योंकि बहुत आवश्यक है ये। जय राम जी की। रेडियो हिंदुस्तान।